नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही खास उपन्यास निर्मला पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हाँ, निर्मला वाकई एक ऐसा उपन्यास जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो इसकी कहानी, इसकी बनावट और समाज पर इसके असर को जरा गहराई से समझेंगे आज। बिल्कुल। हमारे पास दो समीक्षाएं भी हैं जो खास तौर पर इसकी कथा वस्तु मतलब प्लॉट और कहानी कहने के तरीके पर फोकस करती हैं। अच्छा, तो इन्हीं के आधार पर बात आगे बढ़ाते हैं। जी, पर उससे पहले प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी बात हो जाए। उनका समय, उनका माहौल। हाँ, जरूरी है। देखिए, वो 1880 से 1936 तक रहे। मतलब ब्रिटिश राज का दौर था वो। हाँ, और लिखना उस वक्त आसान नहीं था, खासकर अगर आप समाज या राजनीति पर लिख रहे हो। बिल्कुल नहीं। अंग्रेज सरकार की कड़ी नजर रहती थी लेखकों पर। अरे हाँ, उनकी वो कहानियों की किताब सोजे वतन तो जब्त ही हो गई थी। जी, क्योंकि किरदारों में आजादी की बात थी, लोगों को जगाने की कोशिश थी। तो ये दिखाता है कि उनकी कलम में कितनी ताकत थी। हाँ, उन्हें यूं ही कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट नहीं कहते हैं। कहानी, उपन्यास, निबंध, हिंदी साहित्य में उनका काम तो मतलब मील का पत्थर है। गोदान, गबन, कफन, कौन नहीं जानता। सही कहा। तो आज हम निर्मला के इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी इतनी असरदार क्यों है, समाज की कौन सी सच्चाइयां इसमें है और प्रेमचंद ने इसे गढ़ा कैसे है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं उपन्यास से ही। निर्मला, ये कब आया और इसका मतलब मूल मुद्दा क्या था? देखिए, किताब की शक्ल में तो ये 1927 में आया, लेकिन लिखा 1926 में ही जा चुका था। और उससे भी पहले ये किस्तों में छपता था। अच्छा, कहाँ पर? इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी, चांद। उसमें ये नवंबर 1925 से दिसंबर 1926 तक, मतलब साल भर से ज्यादा किस्तों में छपा। और ये है क्या, मतलब किस बारे में है ये उपन्यास? ये पूरी तरह से एक सामाजिक उपन्यास है और इसके केंद्र में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो दहेज और दूसरा अनमेल विवाह, मतलब बेमेल शादियां। और कहानी की नायिका निर्मला, उसके बारे में बताएं जरा। हाँ, पूरा उपन्यास निर्मला के ही इर्द गिर्द घूमता है। एक 15 साल की लड़की है, सुंदर है, सुशील है। और ये उपन्यास इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये पूरी तरह से एक औरत के नजरिए से लिखा गया है। उसकी जिंदगी, उसकी तकलीफें उस जमाने के हिसाब से बड़ी बात थी। तो निर्मला के साथ होता क्या है फिर? क्यों ये कहानी इतनी दुखद बन जाती है? यहीं से मतलब दिल दुखने लगता है। निर्मला की शादी तय होती है, लेकिन उसके पिता की अचानक मौत हो जाती है। ओह। और परिवार के पास दहेज देने के पैसे नहीं बचते, तो उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के विधुर से कर दी जाती है, मुंशी तोताराम। विधुर मतलब उनकी पहली पत्नी नहीं थी? जी, और पहली पत्नी से उनके 3 बेटे भी थे, जो निर्मला से बस कुछ ही साल छोटे या लगभग उसी की उम्र के थे। बाप रे, 15 साल की लड़की और उसका पति इतना बड़ा, पहले से बच्चों वाला, सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, नाम है निर्मला, चरित्र भी निर्मल है, साफ है, लेकिन हालात और समाज वो उसे शक की नजर से देखते हैं, उसका मान नहीं होता। हाँ, समीक्षाओं में भी यही लिखा है। वो बेचारी अपनी तरफ से कोशिश करती है, पति की सेवा, घर संभालना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, शक उसी पर गहराता चला जाता है। खासतौर पर सौतेले बेटों के साथ उसके रिश्ते में। हाँ, खासकर बड़ा बेटा जो है मनसाराम, उसके साथ एक बहुत ही दुखद गलतफहमी पैदा हो जाती है और नतीजा बहुत बुरा होता है। वो लगातार इन मुश्किलों से जूझती है और आखिर में इसी घुटन में, इसी संघर्ष में उसकी मौत हो जाती है। तो क्या प्रेमचंद बस एक दुखद कहानी सुनाना चाहते थे या कोई और मकसद था उनका? नहीं, मकसद बिल्कुल साफ था। वो दिखाना चाहते थे कि दहेज और बेमेल शादी जैसी जो कुरीतियां हैं समाज में, वो कैसे जिंदगियां तबाह करती हैं। निर्मला के जरिए उन्होंने उस वक्त की मध्यवर्गीय लड़कियों की लाचारी, उनके दर्द को आवाज दी। और उसकी मौत? उसकी मौत एक तरह से समाज को जगाने की कोशिश है। एक सवाल है कि भाई ये सब कब तक चलेगा, इन कुरीतियों को खत्म करना ही होगा। ये तो हुई कहानी की आत्मा। अब जरा इसके शरीर की बात करें, मतलब इसकी बनावट कैसी है, कथा वस्तु जिसे कहते हैं। हाँ, कथा वस्तु। देखिए, किसी भी अच्छी कहानी में एक मुख्य धारा होती है ना, जो शुरू से आखिर तक चलती है। हाँ। निर्मला में ये मुख्य धारा निर्मला की अपनी जिंदगी है, उसका बचपन, फिर शादी तय होना, पिता की मौत, दहेज के चक्कर में रिश्ता टूटना, फिर तोताराम से वो बेमेल शादी, ससुराल के झगड़े, पति का शक। हाँ, सौतेले बेटों से रिश्ते बिगड़ना, फिर मनसाराम की दुखद मौत, फिर उसकी अपनी बेटी का जन्म और आखिर में खुद उसकी मौत।
ये पूरा सफर जो है ये मुख्य कहानी है। और इसमें छोटी छोटी कहानियां भी तो हैं, उपकथाएं जिन्हें कहते हैं, वो कहानी को भटकाती तो नहीं? यही तो प्रेमचंद का कमाल है। उपकथाएं कई हैं पर वो भटकती नहीं है, बल्कि वो मुख्य कहानी को और मजबूत करती हैं, उसे सहारा देती हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे निर्मला के पिता उदय भानुलाल की हत्या। ये घटना ही तो निर्मला की किस्मत पलट देती है। इसी वजह से उसे वो बेमेल शादी करनी पड़ती है। सही। फिर तोताराम के तीनों बेटों की अपनी अपनी ट्रेजेडी है। मनसाराम की अंदरूनी घुटन और मौत, छोटा बेटा जियाराम वो चोरी करके घर से भाग जाता है, मंझला बेटा सियाराम वो साधु बन जाता है। ये सब कहीं ना कहीं निर्मला के दुख से जुड़ा हुआ है। हाँ, और वो तोताराम की बहन रुक्मिणी भी तो है, जो घर में आकर तनाव और बढ़ा देती है। बिल्कुल। और निर्मला की सहेली है सुधा, उसके पति डॉक्टर सिन्हा हैं, उनका भी अपना एक ट्रैक है। और कुछ हास्य वाले पात्र भी हैं शायद। हाँ, कहानी बहुत भारी ना हो जाए इसलिए बीच बीच में भालचंद्र सेना और मोटेराम शास्त्री जैसे किरदारों से थोड़ा हास्य भी पैदा किया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब हास्य वाले हिस्से भी आखिर में निर्मला की त्रासदी को और गहराई करते हैं। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है एकदम। समीक्षाओं में भी यही कहा गया है कि प्रेमचंद ने बहुत ध्यान रखा है कि कोई फालतू चीज ना आए, फोकस निर्मला पर बना रहे। सब कुछ बहुत सुगठित है, कसा हुआ है। क्या ये उनके पहले के उपन्यासों से बेहतर है? हाँ, एक समीक्षा में इसकी तुलना सेवा सदन से की गई है और कहा गया है कि निर्मला की दुनावट ज्यादा कसी हुई है, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा लगता है कहानी कहने पर उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। हर धागा मुख्य कहानी में आकर मिलता है। तो ये तो हुई बनावट की बात। लेकिन कहानी सिर्फ अच्छी बनावट से तो असरदार नहीं होती। इसमें ऐसा क्या है जो पाठक को मतलब पकड़ लेता है? मौलिकता से शुरू करें। दहेज तो पुराना मुद्दा था। देखिए, मौलिकता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई एकदम नई चीज खोजी जाए। कई बार जानी पहचानी बात को इतने नए, इतने सच्चे ढंग से कहना भी मौलिकता है। अच्छा, प्रेमचंद ने यही किया। दहेज की समस्या पुरानी थी, सब जानते थे, लेकिन उन्होंने निर्मला की कहानी के जरिए उसे इतने यथार्थ तरीके से दिखाया, इतने विश्वसनीय ढंग से कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे ये सब सच में हो रहा है। हाँ, ये बात तो है। घटनाओं का ताना बाना, किरदारों की सोच, उनकी बातें, सब इतना असली लगता है कि वो जानी पहचानी समस्या भी एकदम ताज़ी लगती है, झकझोर देती है। ये जो विश्वसनीयता है, यही इसकी मौलिकता है। और स्वाभाविकता, मतलब किरदारों का बर्ताव कितना असली लगता है। स्वाभाविकता का मतलब है कि किरदार जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो बनावटी ना लगे। और प्रेमचंद इसमें उस्ताद थे। जैसे वो मनसाराम वाला पात्र। हाँ, बिल्कुल। मनसाराम का किरदार देखिए, शुरू में वो निर्मला पर शक करता है, फिर जब उसे असलियत पता चलती है तो वो अपराध बोध से, पछतावे से भर जाता है। फिर वो अपने पिता का शक दूर करने के लिए निर्मला से रूखा बर्ताव करने लगता है, पर अंदर ही अंदर घुटता रहता है और आखिर में बीमार पड़कर मर जाता है। ये जो उसका अंदर का संघर्ष है, उसका अपराध बोध, उसकी तकलीफ, ये सब इतना स्वाभाविक लगता है कि पढ़ने वाला उसके दर्द को महसूस कर सकता है। हाँ। एक जगह वो सोचता भी है, हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय ये आघात कैसे सह सकेगा? मैं कितने भ्रम में था। ये पंक्तियां किरदार की सच्चाई को सामने लाती हैं। वाकई, ये पढ़कर तो कोई भी भावुक हो जाएगा। मतलब संवेगात्मकता भी इसकी एक बड़ी खूबी हुई। बिल्कुल, संवेगात्मकता मतलब कहानी का दिल को छू जाना। प्रेमचंद माहौल और भावनाओं को ऐसे बनाते हैं कि पाठक किरदारों के सुख दुख से जुड़ जाता है। कोई छोटा सा उदाहरण? हाँ, जैसे एक सीन है जब निर्मला अपनी बहन कृष्णा से मिलने जाती है। कृष्णा उससे ससुराल का हाल पूछना चाहती है, पर निर्मला बात टाल देती है। वो बता ही नहीं पाती कि वो कितनी दुखी है। ये छोटा सा सीन भी निर्मला के अंदरूनी घुटन और बेबसी को पाठक तक पहुंचा देता है। बिना ज्यादा कहे बहुत कुछ महसूस करा देना, ये प्रेमचंद की कला है। मानवीय दृष्टि की भी बात कही गई है समीक्षाओं में। इसका क्या मतलब है? मानवीय दृष्टि मतलब इंसान की मजबूरियों को, उसकी अच्छाई, बुराई, उसकी उलझनों को गहराई से समझना और दिखाना। प्रेमचंद सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वो इंसान के मन को बहुत खूब समझते थे। अच्छा। निर्मला में एक घटना है जब घर में गहने चोरी होते हैं। निर्मला देख लेती है कि चोरी उसके सौतेले बेटे जियाराम ने की है। ओह, फिर? लेकिन वो चुप रह जाती है, सोचती है परिवार टूट जाएगा, बात बढ़ जाएगी। और होता क्या है, इल्जाम उल्टा उसी पर आ जाता है। अरे,
ये तो बहुत ही अन्याय है। हाँ, और यही प्रेमचंद की मानवीय दृष्टि है। वो दिखाते हैं कि कैसे कभी-कभी नेक इरादे भी हालात के मारे गलत साबित हो जाते हैं। कैसे इंसान मजबूर हो जाता है। निर्मला चुप रहकर भी फंस गई। ये समाज और परिस्थितियों की उस क्रूरता को दिखाता है जहां सच बोलने का रास्ता भी बंद सा लगता है। उफ, लेकिन इतनी सब गंभीर बातों के बीच कहानी में दिलचस्पी कैसे बनी रहती है? पाठक बोर नहीं होता? नहीं, प्रेमचंद कहानी को बोझिल नहीं होने देते। वो बीच बीच में हास्य या व्यंग का पुट डाल देते हैं। अच्छा, जैसे? जैसे वो मुंशी तोताराम के दोस्त हैं भालचंद्र सिन्हा। वो तोताराम को सलाह देते हैं कि भाई निर्मला के सामने जवान कैसे दिखो, फिटिंग वाली अचकन पहनो, बालों में खिजाब लगाओ, शायरी सुनाओ। और तो और रात में झूठ मूठ चोर चोर चिल्लाकर अपनी बहादुरी दिखाओ। ये सब पढ़कर हंसी भी आती है। हाँ, ये थोड़ा हल्कापन लाता है। और उत्सुकता बनाए रखने के लिए भी वो तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे शुरू में जब निर्मला के पिता उदय भानु लाल रात में घर लौट रहे हैं तो उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर पता चलता है वो एक बदमाश है जिसे उदय भानु ने वकील के तौर पर सजा दिलवाई थी। तो पाठक सोचने लगता है कि अब क्या होगा। ये छोटे छोटे हुक्स कहानी से जोड़े रखते हैं। तो हमने देखा कि कहानी का ढांचा मजबूत है। उसमें मौलिकता, स्वाभाविकता, संवेगात्मकता, मानवीय दृष्टि, रोचकता जैसी खूबियां हैं। पर सवाल ये है कि प्रेमचंद ने ये सब किया कैसे? मतलब कहानी कहने के लिए कौन से तरीके अपनाए उन्होंने? हाँ, उनके पास कहानी कहने के कई औजार थे, कह सकते हैं। समीक्षाओं में जिक्र आता है, एक तो कथात्मक या वर्णनात्मक शैली, मतलब कहानी सुनाने का अंदाज। दूसरा संवादात्मक या नाटकीय शैली यानी डायलॉग के जरिए। तीसरा मनोविश्लेषणात्मक, मतलब मन की गहराइयों में उतरना। फिर पूर्वदीप्ति यानी फ्लैशबैक का इस्तेमाल, और कहीं कहीं भावात्मक या काव्यात्मक भाषा भी। अच्छा, ये कथात्मक या वर्णनात्मक तरीका कैसा था? कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे शुरू में जब निर्मला की शादी की तैयारियां चल रही हैं तो प्रेमचंद घर के माहौल का बड़ा जीवंत वर्णन करते हैं। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। हाँ हाँ। इस तरह के वर्णन से क्या होता है कि पढ़ने वाले के मन में पूरा सीन बन जाता है। वो उस माहौल का हिस्सा बन जाता है। और संवाद, डायलॉग्स का इस्तेमाल कैसे किया? वो तो प्रेमचंद की खासियत मानी जाते हैं। बिल्कुल, उनके डायलॉग्स बहुत ताकतवर होते थे। वो सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ाते बल्कि किरदारों के मन की बात, उनके आपसी रिश्ते और उस समय के समाज की सोच सब कुछ सामने ला देते हैं। कोई खास उदाहरण निर्मला से? हाँ, जैसे निर्मला की माँ कल्याणी और पिता उदय भानुलाल के बीच बहस होती है दहेज को लेकर। कल्याणी कहती है, जानते हो इसे कहीं ठिकाना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है, जितना ही मैं दबती हूं तुम और भी दबाते हो। और उदय भानु का जवाब आता है, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? इन चंद लाइनों में ही पति पत्नी का तनाव, उस वक्त औरत की बेबसी, मर्दों वाली सोच, सब कुछ साफ झलक जाता है। ये ड्रामा पैदा करता है, कहानी में जान डालता है। और ये मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है सरल शब्दों में? हाँ, शब्द थोड़ा अकेडमिक सा है पर मतलब सीधा है। प्रेमचंद सिर्फ ये नहीं दिखाते कि किरदार क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके मन के अंदर झांकते हैं, उनकी सोच, भावनाएं, डर, इच्छाएं, इनको पकड़ते हैं। अच्छा। समीक्षा में एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। निर्मला जो अपने घर की घुटन और कड़वाहट से लगभग टूट चुकी है, जब वो अपनी सहेली सुधा के घर जाती है तो एकदम बदल जाती है। वहां वो हंसती है, मजाक करती है, खिलखिलाती है। अरे हाँ, ऐसा क्यों? ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। सुधा का घर उसके लिए एक एस्केप है, एक ऐसी जगह जहां वो कुछ देर के लिए अपनी असलियत, अपना दुख भूल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नशे में अपनी चिंताएं भूलने की कोशिश करता है। बात तो गहरी है। और ये चीज दिखाती है कि बाहरी हालात इंसान के मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। यही बात निर्मला को हिंदी के शुरुआती मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में से एक बनाती है। प्रेमचंद सिर्फ सामाजिक यथार्थ नहीं दिखा रहे, वो ये भी दिखा रहे हैं कि उस यथार्थ का व्यक्ति के मन पर क्या असर होता है। ये उस वक्त के लिए काफी नया था। और इसी से जुड़ा एक पॉइंट था समीक्षा में, प्रचारक प्रेमचंद का लोभ। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब यह है कि इस उपन्यास में प्रेमचंद सीधे सीधे कोई उपदेश या संदेश देने से बचते हैं। मतलब वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। अच्छा।
कुछ आलोचक मानते हैं कि उनके कुछ पहले के कामों में समाज सुधार का इरादा ज्यादा खुलकर सामने आता था, जी जिसे प्रचारक अंदाज कहा गया। जी लेकिन निर्मला में वो कहानी और किरदारों को खुद बोलने देते हैं। जी। वो दिखाते हैं, बताते नहीं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कहानी ज्यादा कलात्मक, ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। पाठक खुद सोचता है, खुद महसूस करता है। ये उनके लेखक के तौर पर और ज्यादा परिपक्व होने का भी संकेत माना जाता है। इनके अलावा, जैसा आपने कहा, फ्लैशबैक का भी इस्तेमाल है, जहां किरदार पुरानी बातें याद करते हैं, और कहीं-कहीं भाषा बहुत इमोशनल, बहुत काव्यात्मक हो जाती है। ये सब मिलकर कहानी को बहुत असरदार बनाते हैं। तो कुल मिलाकर निर्मला की कहानी के इस विश्लेषण से क्या बात निकल कर आती है, अगर हमें समेटना हो तो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि निर्मला सिर्फ एक लड़की की दुख भरी कहानी नहीं है। ये दहेज और बेमेल शादी जैसी सामाजिक बुराइयों पर एक बहुत ही तीखा और असरदार कटाक्ष है। और निर्मला वो हिंदी साहित्य के सबसे त्रासद, सबसे यादगार किरदारों में से एक है। और इसकी बनावट, मतलब कथा वस्तु, वो भी कमाल की है। मुख्य कहानी और उपकथाएं इतनी सफाई से गुंथी हुई हैं कि कहानी बिखरती नहीं बल्कि और मजबूत होती है। हर टुकड़ा सही जगह पर है। बिल्कुल। फिर इसमें मौलिकता है, क्योंकि ये जानी पहचानी समस्या को नए ढंग से हमारे सामने रखती है। स्वाभाविकता है किरदारों के बर्ताव में, उनकी सोच में। हाँ, और ये दिल को छूती है, पाठक को किरदारों के दर्द से जोड़ती है। सही। इसमें इंसान की मजबूरियों की गहरी समझ झलकती है। और इन सब के साथ प्रेमचंद ने इसे रोचक बनाए रखने का भी पूरा ध्यान रखा है। हास्य और उत्सुकता के तत्व भी डाले हैं। और कहानी कहने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल भी बहुत कुशलता से किया है। वर्णन, संवाद, मन के अंदर झांकना। हाँ, तो इन सब बातों को देखें तो हम कह सकते हैं कि कहानी कहने की कला के लिहाज से निर्मला एक बेहद सफल उपन्यास है। और इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। वो कैसे? क्योंकि जिन मुद्दों को ये उठाता है, चाहे वो दहेज हो, लैंगिक असमानता हो, सामाजिक दबाव हो, वो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। इसमें त्रासदी है, यथार्थ है, मनोवैज्ञानिक गहराई है और हल्के हास्य का स्पर्श भी है। एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है ये। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि समीक्षाओं में भी इशारा है, निर्मला का दुखद अंत 1920 के दशक के समाज के लिए एक चुनौती जैसा था। आज जब हम महिलाओं की आज़ादी और पुरानी हानिकारक परंपराओं के खिलाफ संघर्षों को देखते हैं, तो इस उपन्यास के अंत को कैसे समझ सकते हैं? क्या निर्मला की हार सिर्फ एक व्यक्ति की हार है, या इसमें आज के लिए भी कोई बड़ा संदेश छुपा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद हर पीढ़ी इसका जवाब अपने तरीके से ढूंढती है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, कुछ और गहरी बातों के साथ। जी, नमस्कार। नमस्कार।